कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी क्लास 11 की लेक्चर में केमिकल स्पेसीज की मैग्नेटिक बिहेवियर की चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो केमिकल स्पेसीज होते हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक बिहेवियर को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और दूसरी बिहेवियर को कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो केमिकल स्पेसीज की मैग्नेटिक बिहेवियर बच्चों ब्रॉडली टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक को हमने डिफाइन किया है कि ऐसे केमिकल स्पेसीज विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। केमिकल स्पेसीज एक टर्म मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोलूंगा केमिकल स्पेसीज तो इसमें एटम्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आयंस भी होंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस। अब बच्चों एटम्स आप समझते हो, जैसे हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम, सल्फर एटम, कैल्शियम एटम, आयरन एटम, जिंक एटम, लाइक सो। आप मॉलिक्यूल भी समझते हो, जैसे आप बोलते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलते हो मीथेन CH4, आप बोलते हो H2O वाटर, ओके, आप बोलते हो अमोनिया NH3। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हुए। अब आ जाओ आयंस। तो आयंस जान चुके हो, केटायंस और एनायंस, चार्ड स्पेसीज। अब जो आयंस होंगे बच्चों उनको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक कहेंगे एटॉमिक आयंस और दूसरा कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। तो एटॉमिक आयंस जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बनता हो। जैसे बोलो तो आप Na+ बोल लो, Mg2+ बोल लो, Al3+ बोल लो, K+ बोल लो, Ca2+ बोल लो, एक्सेट्रा। वैसे ही F- बोल लो, O2- बोल लो, Cl- बोल लो, N3- बोल लो। तो ये सब कैसे आयंस हुए? एटॉमिक आयंस। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो आयंस बने वो सब हो गए एटॉमिक आयंस। अब दूसरा आयन हुआ मॉलिक्यूलर आयंस। तो किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब जो आयन मिलेंगे उनको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। जैसे मान लो तुम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हो N2, N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे N2-E, तो यहां क्या बन गया बच्चों? N2+। तो ये N2+ आपका मॉलिक्यूलर आयन हुआ। अब किसी ने कहा कि हम N2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो N2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या बन गया? N2-। दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। वैसे ही अगर हमने O2 लिखा है तो O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बन गया अपना O2+। O2 में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो बन गया अपना O2-2-। तो चूंकि एक से ज्यादा एटम्स है इनमें इसलिए इनको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। एटॉमिक आयंस एक ही एटम रहेगा, एक ही बार अपीयरेंस रहेगी उसकी। मॉलिक्यूलर आयंस एक से ज्यादा एटम्स। ओके, तो केमिकल स्पेसीज बोलेंगे बच्चों तो उसमें हमारा एटम भी होगा, मॉलिक्यूल्स भी होगा, आयंस भी होगा। अब कहा गया कि ऐसे केमिकल स्पेसीज जो वीकली अट्रैक्ट होते हो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेट का जो फील्ड क्रिएट हुआ उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेट बोलो। तो मैग्नेट के टुवर्ड्स जो वीकली अट्रैक्ट होंगे उनको क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट से जो वीकली रिपेल्ड होंगे उनको क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये डिफिनेशन तो सेट कर गई। लेकिन इस डिफिनेशन के साथ प्रॉब्लम है कि अगर किसी केमिकल स्पेसीज के पास हमसे पूछा जाए क्लास में, बताओ जी ये केमिकल स्पेसीज कैसा है, कोई एटम है या एटॉमिक आयन है, तो उसके बारे में पूछा गया
कि ये केमिकल स्पेसीज पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो ना तो हमारे पास वो केमिकल स्पेसीज है और न ही हमारे पास मैग्नेट है कि हम उसको चेक करें ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा या मैग्नेट से रिपेल हो रहा। हाँ, लेबोरेटरी में हम वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अब क्लासरूम में बुक की क्वेश्चन बनाते समय हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करना है, तो वो तो उसके लिए तो इस डिफिनीशन से हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना प्रैक्टिकल डिफिनीशन हुआ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसीज को जानने का, कि मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ तो पैरामैग्नेटिक और मैग्नेट से रिपेल हुआ तो डायमैग्नेटिक। अब अपना जो वर्किंग डिफिनीशन होगा कि कैसे स्पेसीज को हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, वो कौन से स्पेसीज होंगे जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे और वो कौन से स्पेसीज होंगे जो मैग्नेट के टुवर्ड मैग्नेट से रिपेल होंगे। तो वो वर्किंग डिफिनीशन अपना ये हुआ कि केमिकल स्पेसीज विच हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। तो यहीं पे बच्चों, यहीं पे कंसेंट्रेट किया जाए कि ऐसे केमिकल स्पेसीज जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे और इनको क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। तो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने के लिए केमिकल स्पेसीज के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब आइए, एंड दोज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। तो अब आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसीज सेट हो गया होगा कि अगर किसी केमिकल स्पेसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और ऐसे केमिकल स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे केमिकल स्पेसीज को बोलेंगे डायमैग्नेटिक स्पेसीज। अब आइए यहां कुछ बात किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया यहां पे सपोज आपको लिख दिया गया निकेल Ni। अब इसके बारे में आपको पता करना था कि ये पैरामैग्नेटिक हुआ या डायमैग्नेटिक हुआ। तो निकेल की एटॉमिक नंबर आप सबको याद है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप तो आपका क्या हो गया, आर्गन हुआ। आर्गन को आप गिन लेते थे, हीलियम नियॉन आर्गन तीसरे पोजीशन पे है, 3p भरा हुआ है। इसके बाद 4s हुआ और 4s के बाद 3d हुआ। 18 + 2 20 3d8। अब 3d8 में आप देखेंगे तो 3d8 का बॉक्स डायग्राम दिखा लीजिए। 3d है, d सबसेल है, 5 ऑर्बिटल्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले एक एक रूल को अप्लाई करके सेम स्पिन के साथ फिलअप किया, फिर पेयरिंग करा दिया। ये सब अब आपको आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, मतलब ये जो एटम हुआ वो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हुआ। सपोज यहीं पे हमको कहा जाता Ni2+, Na2+ आयन के बारे में कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, चेक करना था। तो यहां से देखिए, अब Ni2+ लिखना है तो आपको निकेल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से होता था। तो आपका आउटर मोस्ट सेल ये था, तो आप 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी इसी आपको मिल गई आर्गन 3d8, और आर्गन 3d8 मिल गई तो आप अभी अभी 3d8 का अरेंजमेंट दिखाए थे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी चली आई 2। तो Ni2+ भी कैसा हो गया बच्चों, पैरामैग्नेटिक। अब आप आइए, सपोज आपको दे दिया जाता यहाँ पे Zn, जिंक लिखा गया, एटॉमिक नंबर क्या है 30। अब इसकी इसी लिखनी है हम लोगों को, तो ऑफ कोर्स अब आप इसी लिखना जानते हो। आर्गन, इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस हीलियम नियॉन आर्गन तीसरे पोजीशन पे, 3p भर चुका है,
तो 4s में इलेक्ट्रॉन गया, और 4s2 के बाद आप क्या लिख लोगे, 3d10। 18 था, 18 + 2 20, 20 और 10 30। अब यहाँ चूंकि आर्गन तक तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था नहीं, 4s भी फुलफिल्ड है तो यहाँ भी है नहीं, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, d की कैपेसिटी, d सबसेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, 10 यहाँ मौजूद है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितनी हो गई, 0। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गई, मतलब जिंक एटम आपका कैसा चला आया, डायामैग्नेटिक। क्लियर। अब आइए, अगर आपको यहां पे लिख दिया जाता Zn2+, Zn2+, तो Zn2+ की आपको इसी लिख लेते, तो आपका इसी क्या हो गया, आर्गन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो आप 4s से निकालोगे, तो आर्गन के बाद हो गया आपका 3d10, आर्गन 3d10। अब यहाँ पे 3d में 10 हो गया, मीन्स यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, तो UE 0। अब UE 0 आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अब आप आइए, सपोज यहाँ पे हमने मैग्नीज ले लिया Mn+2। अब मैग्नीज की एटॉमिक नंबर बच्चों होती है 25। ओके, 25 है, 2 प्लस है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके निकाले गए, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स 23 है। अब मैग्नीज एटम का इसी आप लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो आप कहां से निकाल लोगे, 4s से, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ गया आपका कन्फिग्रेशन, आर्गन 3d5। ओके, यहां से आप देखो 3d में 5 है, तो बॉक्स डायग्राम ही मैं दिखा देता हूं। बॉक्स डायग्राम दिखा दिया 3d का, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों ये ऑर्बिटल्स डिजेनरेट हैं, सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। यहाँ एक और बात हम कहना चाहते, देखो यहाँ बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स Mn2+ में कितने थे, 23। 23 कैसा नंबर है, ऑड नंबर हुआ। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ एनीथिंग हो, सपोज आपको कहा जाए कि आपके पास 23 पेन्स हैं, तो क्या आप उसको कंप्लीट पेयर में बदल सकते हैं, नो, नहीं बदल सकते। आपके पास कहा जाता कि 23 टॉफीज हैं और कहा जाता कि पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको, तो सभी लोगों को पेयर में आप नहीं दे सकते। ओके, तो हमने यहां से यह सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी केमिकल स्पेसीज में ऑड नंबर हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ऑड नंबर होगी तो सर्टेनली उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेगा। कितना रहेगा ये तो इसी लिखने के बाद पता चलेगा, लेकिन जैसे ही हमें दिखा कि किसी केमिकल स्पेसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है, इससे ये एट वंस हम कंक्लूड कर सकते उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पेयर्ड नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई भी केमिकल स्पेसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए और बिल्कुल सेट कर लीजिए कि कोई भी केमिकल स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑड नंबर में है, चाहे वो एटम हो या एटॉमिक आयन हो या मॉलिक्यूल हो या मॉलिक्यूलर आयन हो, कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है तो सर्टेनली उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और वो सर्टेनली कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। जैसे अब यहां पे तो हमने एटम और एटॉमिक आयन की बात की थी। सपोज आपको मैं यहां पे लिखता NO2, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, NO2 लिखा, मैं यहां पे लिखता ClO2। ओके, अब इन दोनों को हम लोग देख लें, ये इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों को देखें, इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आपने सीखा था, फिर निकाल लीजिए। यहां नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 हुई, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हुए तो
8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 दो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 7 और 16 प्लस 7 करेंगे तो 16 प्लस 7 हो गया 23। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आपके चले आए 23। अब ClO2 आ गया, तो ClO2 को देखिए यहाँ 17 है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 और ऑक्सीजन 8 था, तो 8 दूनी 16, 16 और 17 दोनों को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 17 आपको मिलेगा 33। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 33। तो ये दोनों जो केमिकल स्पेसीज हैं, इन दोनों ही केमिकल स्पेसीज में ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, इनका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना सिखाया गया है। हमें जो इसी लिखना सिखाया गया है वो सिर्फ एटम और एटॉमिक आयंस का। वैसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे या डाई एटॉमिक आयंस की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, लेकिन वो आगे की पार्ट है। इसी कोर्स में हम आगे, यहां से अभी काफी टाइम लगेगा वहां तक जाने में, हम लिखना सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है वो सिर्फ एटम या एटॉमिक आयन का आता है। इस बात को आप क्लियरली सेट कर लें। ऐसा नहीं कि आप NO2 में देखें 23 इलेक्ट्रॉन्स तो कहने लगे कि 1s2 2s2 करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ऐसा नहीं। और अब इनको हमने देखा कि यहाँ ये स्पेसीज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, तो ये स्पेसीज सर्टेनली कैसे हो गए? पैरामैग्नेटिक हो गए। हमें नहीं मालूम है कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आज अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें दिख रहा है, हमें यह दिख गया कि जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जरूरी तौर पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही, और इसलिए यह स्पेसीज ऑलवेज कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन चला आया, उसको आप लोग फटाफट एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी किसी केमिकल स्पेसीज के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर हो तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। अब आइए, यहां पे आपने निकेल को देखा 28 इलेक्ट्रॉन्स, Ni2+ को देखा 26 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। लेकिन ये जो स्पेसीज आया था, चाहे निकेल एटम की बात कीजिए या निकेल आयन की बात कीजिए, Ni2+ आयन की बात कीजिए, ये दोनों ही आपका पैरामैग्नेटिक था। अब आइए जिंक की बात करें, तो जिंक एटम में 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था बच्चों। अब ये आप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। Zn2+ की बात कीजिए, 28 इलेक्ट्रॉन्स है, 28 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब हुआ कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। तो जैसे जब आपने देखा कि किसी एटम में या एटॉमिक आयन में या कोई केमिकल स्पेसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इवन है, तो इवन रहने पे तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो रहा, साथ साथ डायमैग्नेटिक भी हो रहा। डिपेंड करेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो अब आप यहां से कोई जनरलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो आपको उसके बारे में और जानकारी ऐड करनी होगी, जुटानी होगी, तब आप ये कंक्लूड कर सकेंगे कि वो केमिकल स्पेसीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फिलहाल आप इतना सीख गए कि आपके पास एटम या एटॉमिक आयन है, तो आपको इसी लिखने आता है, आप देख करके तुरंत इसी लिख के बता सकते हैं कि कोई केमिकल स्पेसीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। दूसरी बात, अगर वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन है, तो उसमें ऐसे केस जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर है, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ऐसे केमिकल स्पेसीज कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। लेकिन किसी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इवन है, तो आप वहां पे अभी साइलेंट रहेंगे, वहां आपको नहीं पता चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई बच्चों? ओके। तो अब एक टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको शॉर्ट में बच्चों MM लिख देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो डिफाइन किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ये n क्या है? तो n को लिखा गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये bm क्या है? तो bm हो गया बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन यूनिट हुआ मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए। तो ये जो केमिकल स्पेसीज हैं उनके लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाला करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को देखने से हमें पता चलेगा कि वो केमिकल स्पेसीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है बच्चों किस पे डिपेंड कर रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल स्पेसीज में जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक मोमेंट उसकी उतनी ज्यादा होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी किसी केमिकल स्पेसीज में उसका मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा। और मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा उस केमिकल स्पेसीज में तो बोलेंगे उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। तो हमने यहां से कुछ बातों को सीखा कि जितना ज्यादा वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतनी ज्यादा होगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो अब आप यहां से एक पॉइंट नोट हो गया कि मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द अट्रैक्शन ATTR dot attraction towards magnet and more will be the paramagnetic behavior. Paramagnetic behavior. ओके, इस बात को समझ गए आप? अब आइए, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होनी है तो 0 कब होगा बच्चों? यहां n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट तब 0 होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई तो केमिकल स्पेसीज कैसा हो जाता था? डायमैग्नेटिक। तो दूसरी पॉइंट यहां से आ गई कि इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 0 देन द गिवन स्पेसीज विल बी डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तभी 0 होगी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए मतलब वो गिवन केमिकल स्पेसीज डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये दोनों क्लियर। अब आइए, अब आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस बात की बार बार यूज आते रहेगी आपको केमिस्ट्री के दौरान, कॉम्पिटिशन्स में भी इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन, हमने कुछ आयंस लिया है, इनमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको निकाल करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए Ni2+ है तो इसका सॉल्यूशन A Ni2+। अब हमें Ni2+ का EC लिखना है। तो Ni2+ का EC लिखना है, निकेल के एटॉमिक नंबर 28 थी। निकेल के EC से आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो निकेल का EC होता आर्गन 4s2 3d8। 4s2 3d8 है तो 4s वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आप इसको नहीं भी लिख सकते 4s0 को, मैंने लिख दिया, यही दिखा दिया आपको कि यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अब 3d8 हो गया बच्चों, तो बॉक्स डायग्राम तो अब आपको मास्टरी हो गई होगी। 3d8 देखते ही अब आपको समझ में आया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 2। सब लोग समझ रहे होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गई तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आई वो चली आई √2 इंटू 2 + 2 bm बोर मैग्नेटॉन विच इज इक्वल्स टू √8 bm। अब √8 की वैल्यू 2.83 भी लिख सकते हो या √8 छोड़ देते हैं, √8 bm। ओके, अब आ जाइए Zn2+। तो Zn2+ में निकालना था। जिंक की एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 30। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से आपको निकालना है। तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन सोच लीजिए, आर्गन 4s2 था,
3d10 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाला गया बच्चों 4s से निकाला गया, तो आर्गन 4s 0 3d10 लिख दिया हमने। यहां तक तो अनपेयर्ड था नहीं, यहां भी अनपेयर्ड है नहीं, तो यहां पे आपको अनपेयर्ड दिख रहा है कि 0 हो गया। ये सब आप समझ रहे हो ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या चला आया बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट भी चला आया 0। इस फॉर्मूले में रखोगे तो 0 इंटू 0 प्लस 2 क्या चला आया 0, रूट 0 बराबर 0। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने का मतलब क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक स्पेसीज है। अब सी आपका था Fe2+, तो Fe2+ था, आयरन है ये, एटॉमिक नंबर आयरन की होती थी 26, उसकी सी लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकाल लो। तो अब यहां से आर्गन आ गया, आर्गन के बाद हो गया 4s2 3d6, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s0 3d6। अब 3d6 का बॉक्स डायग्राम दिखाओगे तो 3d6 में पहले तो एक एक का सेम स्पिन के साथ फिलअप हुआ पांचों में, और फिर एक में पेयरिंग हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चली आई 4, तो यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अब यहां से मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू √4 इंटू 4 + 2 bm, 4 + 2 bm। अब इसको 6 इंटू 4 कर देंगे तो √24 bm हो गया, √24 bm। डी में आ जाइए, Cr3+ है, Cr+3, तो Cr+3 के लिए क्रोमियम आपको याद आ रहा होगा, एक्सेप्शनल इश्यू वाला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसकी 24 होती थी, तो 24 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसकी इसी होती थी आर्गन 4s1 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका 4s से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला, तो आर्गन 3d3, तो मैं यहां पे लिख दिया बच्चों आर्गन 3d3, 4s0 भी लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते उसको। अब 3d3 है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, होर्न्स रूल फॉलो कीजिए, तीनों में एक एक अनपेयर्ड रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई आपकी 3। अब यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका चला आया mm बराबर √3 इंटू 3 + 2 bm। अब 3 + 2 5 हो गया, 5 इंटू 3 √15 bm चला आया, √15 bm। ओके, ई दिया हुआ है अपना CO3+, तो इसकी वैल्यू को मैं यहां निकाल देता हूं, ई CO3+। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट की होती है बच्चों 27, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती आर्गन 4s2 होता, 3d7 होता, 18 इसमें हो गया, 4 इसमें 2 20 और 3d में कितने हो गए 7, 27। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं उसमें से 2 तो 4s से निकलेगा और बाकी एक 3d से निकलेगा, तो आर्गन आ गया 3d6, ओके। अब 3d6 का बॉक्स डायग्राम आपको अब लिखने आता है, पहले एक एक भर दीजिए सब में सेम स्पिन के साथ, 5 ऑर्बिटल्स थे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप हो गए, उसके बाद एक बच गया तो एक में पेयर हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चली आई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका चला आया 4 इंटू 4 + 2 bm बराबर यहां से आपका चला आया √24 bm। तो अब कोई भी एटॉमिक आयन या एटम का मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं। अब इसी में सवाल को ऐसे पूछा जाएगा कि ये आयंस दे दिए गए और इनको कह दिया जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, समझ गए आप। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद जैसे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है,
तो आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले को, ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। और जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो सबसे पहले सबसे कम वाले को, सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, बढ़ता क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा तब छोटा, तब उससे और छोटा, तब उससे और छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ रूट 8 था, यहाँ 0 था, यहाँ √24 था, यहाँ √15 था, और यहाँ क्या आया बच्चों, √24। तो √24 दो केसेज में आया, एक आपका आया है Fe2+ में, और एक आया है CO3+ में, कोबाल्ट 3+ में। तो इन दोनों की ही मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो गई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखना होता तो लिखा जाता Fe2+ इक्वल्स टू CO3+, ग्रेटर देन Cr3+, ग्रेटर देन Nickel2+, ग्रेटर देन Zn2+। तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज हो गया। तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।